नमस्कार, बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करें। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। सीएम धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर बड़ा रोड मैप रखा और केंद्र से सहयोग की मांग की। सीएम धामी ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के लिए 325 करोड़ की मदद मांगी। साथ ही कुंभ से पहले बिजली लाइनों को भूमिगत करने और शहरी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। सीएम ने हरिद्वार और ऋषिकेश में कुंभ की तैयारियों के लिए हरिद्वार में घाटों के सौंदर्यीकरण, आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया। यातायात सुधार के लिए मेरठ से हरिद्वार ऋषिकेश तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को विस्तार देने देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश मेट्रो कॉरिडोर का प्रस्ताव भी रखा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा लगभग तय है। इसी दौरे के बाद बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आएगी। इससे पहले जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के दौरे ये संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड पर फोकस बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में अगले 9-10 महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के बाद अब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री उत्तराखंड आने वाले हैं। इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें उत्तराखंड की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी तो यूपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को बीजेपी के चुनावी अभियान के औपचारिक आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे का बेसब्री से इंतजार है। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा दिल्ली एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में। बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीजें भी यहाँ पर अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे। माना जा रहा है कि पार्टी इसके बाद पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही बीजेपी हाईकमान का फोकस भी अब उन राज्यों पर शिफ्ट हो जाएगा जहां आगे चुनाव होने हैं और उत्तराखंड इसमें प्रमुख है। चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी अब 2022 में हारी सीटों और कमजोर जिलों पर खास फोकस करने जा रही है। इनमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जैसे जिलों में संगठन मजबूत करने और जीत में समीकरण साधने के लिए विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी 14 तारीख को यहाँ पर एक जनसभा का आयोजन होना है। हम समझते हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में किसी कारण से जो सीट हम नहीं जीत पाए, हमारा फोकस है कि जो हम 47 विधानसभा सीट हम जीत पाए उसको बरकरार रखें और जिन 23 सीटों में हम लोग पिछले बार जहां हमको विजय प्राप्त नहीं हुई, इस बार हमारा विशेष फोकस उन सीटों पर रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जल्द ही इन जिलों में इंटरनल टीम भेजने जा रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर हारी सीटों का विश्लेषण करेगी और जीत की रणनीति पर फीडबैक देगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के दौरे के बाद उत्तराखंड बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में उतरने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस की अंदरूनी जंग अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस बार कहानी में एक नया सस्पेंस जुड़ा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक पोस्ट ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हरीश रावत ने इशारों में पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल पर बड़ा दावा कर दिया। रावत ने कहा, कांग्रेस सरकार में अगर उनका आग्रह ना होता तो दिनेश अग्रवाल ना मंत्री बनते और ना ही मोथरोवाला का कोई मामला होता। अब सवाल उठता है कि आखिर ये मोथरोवाला का चक्कर क्या है? ये कोई जमीन है, सियासी सौदा है या फिर कोई पुराना विवाद? कभी कांग्रेस में रहे दिनेश अग्रवाल अब बीजेपी में है। उन्होंने हरीश रावत की इस पोस्ट के बाद चुप्पी साध ली है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि यह बयान नहीं है बल्कि अंदर छुपे किसी बड़े राज की ओर इशारा करता है।
देहरादून की मुस्लिम कॉलोनी मसूरी का अंडा खेत समेत प्रदेश की 1000 से ज्यादा कब्जाई गई संपत्तियों पर सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नोटिस के जवाब ना मिलने के बाद अब अगला कदम बुलडोजर एक्शन का दिखने वाला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश भर में वक्फ की 5000 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जिनमें से 40% जमीनों पर कब्जाधारियों ने डेरा जमाया है। कहीं खोखे डाल रखे हैं तो कहीं बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। वक्फ ने 6 महीने पहले इन कब्जाधारियों को धारा 54 के तहत नोटिस थमाए थे, लेकिन अब तक इन पर कोई जवाब नहीं मिल सका। ऐसे में नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत डीएम को अधिकार है कि वो इन जमीनों पर आगे की कार्रवाई करते हुए कब्जे छुड़ाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कहते हैं कि सरकार अब सख्त एक्शन लेगी। लंबे समय से इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने भी अध्ययन किया कुल मिलाकर के, और उनको नोटिस भी जारी किया गया सरकार की तरफ से, किंतु अभी तक भी जमीन के ज्यों के त्यों पड़ी हुई है और कोई नोटिस का जवाब देने की उन्होंने जरूरत भी नहीं समझी। तो इसका लगता है कि फिर मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया, आगामी कार्रवाई करनी पड़ेगी। दरअसल देहरादून में मुस्लिम कॉलोनी, चूना भट्टा इलाका, रेलवे स्टेशन के पास का इलाका, नंदा की चौकी इलाका, मसूरी का अंडा खेत, परीन कलियर के पास के इलाके में वक्फ की कई संपत्तियों पर कब्जा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी ने भी वक्फ की कई जमीनों पर अवैध कब्जा किया, जिन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी न्यूसेंस बैठे हैं उस पे अवैध कब्जेदारी बैठे हैं, बाहर से आए हुए लोग जबरदस्ती इंक्रोच करके बैठे हैं, वो जो उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग हैं और अवैध कब्जा करके उन संपत्तियों पे वोटर बने बैठे हैं और उनके पास कोई कागज नहीं है और वक्फ को किराया भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड सख्त कार्रवाई के मोड में है। अब आपको मुझे उम्मीद है कि वक्फ संपत्तियां खाली होती हुई नजर आएंगी। मुख्यमंत्री हामी कहते हैं कि एक एक इंच जमीन का हिसाब हो और कोई भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाए। ऐसे में नोटिस के बाद भी जवाब न मिलने पर जल्द एक्शन दिख सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून में बुक फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी ने स्कूली बच्चों को किताबें बांटी। वहीं फेस्टिवल में लगे बुक स्टॉल्स पर भी सीएम धामी पहुंचे और लोगों के साथ बातचीत की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार साहित्य संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, इसके साथ साहित्यिक पर्यटन को भी बढ़ावा सरकार का फोकस है। इसके लिए राज्य में साप्ताहिक 2 साहित्यिक ग्रामों की स्थापना भी की जा रही है। सभी अच्छे इंस्टीट्यूशन वालों से भी, जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, और जो अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को ज़रूर इस फेस्टिवल में लेकर आएं, जिनसे उनको कई लाखों पुस्तकों का ये मेला है, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और जब AI का ज़माना है, आज डिजिटल युग है, ऐसे युग में भी हमारे बच्चों को, हमको, सबको पुस्तकें पढ़ने का भी जो है एक आदत होनी चाहिए। अपने रोज़मर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं उनको शामिल करना चाहिए और उनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और ये हमारी जो भाषाई विरासत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए। जनगणना का काम शुरू होते ही उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं के सामने परिसीमन को लेकर चिंता सताने लगी है। पार्टी से जुड़े कई नेताओं ने मेरी गणना मेरे गांव मुहिम को तेज कर दिया है, जिसमें लोगों को अपने गांव में जनगणना के बारे में करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट फेज की जनगणना में भवनों की गिनती की जा रही है। सितंबर 2026 तक होने वाली इस गणना में हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा, जिसमें मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं और उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी ली जा रही है। देहरादून में बीजेपी ने मेरी गणना मेरा गांव अभियान के जरिए लोगों को गांव में जनगणना करवाने का महत्व समझाया और बताया कि ऐसा करने से एक तो परिसीमन नहीं घटेगा, गांव में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसका फायदा सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को मिल सकेगा। लोगों को, जो प्रवासी हैं, प्रेरित करेंगे कि वो अपने परिवार के साथ जनगणना के लिए गांव जाएं और अपनी जन्मभूमि के प्रति जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन करके वहां पर जो लोगों का गांव से जुड़ाव खत्म हो रहा है उसको बचाने के साथ साथ
केवल विधानसभा सीट का प्रश्न नहीं, बल्कि जो पंचायत का बजट घटेगा, जो विकास योजनाओं का बजट घटेगा, जनसंख्या आधारित बजट घटेगा, उसको बचाने के लिए जनगणना के लिए गांव जाए। वहीं अभियान को पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस नेगी ने बताया कि गांव में ही गणना करवाने से पलायन का भी सही डेटा मिलेगा और पलायन को रोकने में भी ये मददगार साबित होगा। देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जहाँ से निकले वहाँ पर अपना गणना कराना जरूरी है, और उससे क्या होगा कि जो साधन है उनका ज़्यादा प्रयोग उसी जगह होगा, हमारे गांव का विकास होगा। प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिनके गांव से लेकर शहरों में अपने मकान हैं। ऐसे में इस मुहिम के जरिए ये भी बताने की कोशिश की गई कि जनगणना का इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति को ये जरूर ध्यान रखना होगा कि दोहरी जगह डिटेल न दी जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। कोटद्वार में लोगों को गैस उपलब्ध कराए जाने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर आरोप लगाया कि कोटद्वार में सिर्फ बीजेपी नेताओं और पार्षदों के कहने पर सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। वहीं गणेश गोदियाल के बयान पर रितु खंडूरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर्स हर किसी को बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा में राजनीति करना उनके स्वभाव में नहीं है। उन्होंने गणेश गोदियाल के बयान की निंदा की। सभी लोगों को सिलेंडर्स मिल रहे हैं, रितु खंडूरी की तरफ से यह दावा किया गया है। शहर में गैस सिलेंडर्स पर कांग्रेस ने अब आरोप लगाए, कहा कि बीजेपी के नेता और पार्षद के कहने पर ही सिर्फ सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति यह है कि सरकार में जो मंत्री हैं और खास करके विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी हैं या अन्य बीजेपी के नेता हैं, वो कोटद्वार में गैस का वितरण इस रूप में कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनके बोलने पे गैस मिले, और जो दूसरे दलों के लोग हैं, पार्षद हैं, उनके बोलने। आज मैंने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस श्रीमान गोदियाल जी का एक बयान सुना। वो बयान निंदनीय है, उनकी हताशा साफ दिखती हुई नजर आ रही है। उन्होंने इस बात को कहा कि कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष, सरकार के मंत्री और भाजपा के वार्ड मेंबर्स के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि गैस सिलेंडर कहां दिया जाएगा और कहां नहीं दिया जाएगा। ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडर्स की जमाखोरी का भांडाफोड़ किया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत रुड़की में छापेमारी में 101 सिलेंडर्स बरामद किए गए, जिसे स्थानीय होटल और ढाबों को ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। खाद्य आपूर्ति विभाग को सभी बरामद सिलेंडर सौंप दिए गए, साथ ही जरूरी कार्रवाई भी अब की जा रही है। आवासीय क्षेत्र में तो उस पे आए, फिर संबंधित विभाग को और स्थानीय पुलिस के साथ छापामारी की गई, जिसमें 101 सिलेंडर बरामद हुए। जिस तरह से गैस की हाँ, कार्रवाई कर ही रहे हैं, इस पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सूचना आ रही, सूचना पे कार्रवाई। देहरादून में बीते सोमवार को 2 गुटों की लड़ाई में चली गोली से रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी बदमाश को गुनियाल गांव से एक मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी मोहम्मद कवीश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश शांतनु त्यागी को मौके पर धर दबोचा गया है। पुलिस ने इसके पास से एक अवैध पिस्टल बरामद की। दोनों आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों के रहने वाले हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान धारदार हथियारों से, लाठी डंडों से हमले हुए। दोनों ही पक्ष के कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग करते हुए सीसीटीवी भी इसका सामने आया है। काशीपुर के चैती मेले में एक महिला ठेली संचालिका के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना के बाद मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के अनुसार मेले में पकौड़ी की ठेली लगाने वाली महिला का बाउंसरों के साथ विवाद हुआ। आरोपी के कहा सुनने के बाद बाउंसर्स ने उसके साथ मारपीट की है। पौड़ी जिले के पावू ब्लॉक में गुलदार की दहशत बनी हुई है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरोड़ा में एक समय गुलदार देखा गया। अस्पताल के भीतर मौजूद डॉक्टर्स ने गांव वालों को बुलाकर अपनी जान बचाई। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की। अस्पताल के अंदर गुलदार का वीडियो बनाया गया है जो कि अब वायरल हो रहा है। पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक में वन विभाग ने नरभक्षी गुलदार को मारने के लिए 2 शिकारियों की तैनाती की। इलाके में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने कदम उठाया। बता दें कि हाल ही में एक बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद से इलाके में ग्रामीण आक्रोशित हैं। वहीं वन विभाग की ओर से क्षेत्र में गश्त की जा रही है, साथ ही पिंजरे भी लगाए गए। हमने ट्रैंक्विलाइजिंग टीम भी लगाई हुई है, पिंजरे भी लगाए गए हैं तथा अपरिहार्य परिस्थिति में यदि वो पकड़ में नहीं आता है तो उसको मानव जीवन के लिए खतरा मानते हुए उसको शूट करने की भी अनुमति जो है उच्च स्तर से हम लोग को प्राप्त हो चुकी है, जिसके क्रम में 2 शिकारी लाइसेंसधारी शिकारी भी मौके पर तैनात किए गए हैं। नैनीताल के सूर्या गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महिला की मौत हो गई। महिला के शव को बरामद कर लिया गया है। गुलदार के आतंक को लेकर लोगों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा है। लोग लगातार गुलदार को पकड़ने की अब मांग कर रहे हैं। हरिद्वार की आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों के घुसने का सिलसिला जारी है। कनखल क्षेत्र में हाथियों की चहलकदमी का एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो जगजीतपुर बिजली घर के नजदीक गंगा पर बने पुल का है, जहां कुछ हाथी तार वाड़ को तोड़कर आबादी में घुस आए। काफी देर तक हाथी आबादी में चहलकदमी करते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र पहले भी वन्य जीवों की आवाजाही में संवेदनशील रहा है। अब बात पहाड़ के मौसम की करें तो मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर भारी बर्फबारी हुई है। धाम के कई फीट बर्फ में जम गए हैं और पूरी केदार घाटी कड़ाके की ठंड से जूझ रही है। 22 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और इन दिनों प्रशासन की टीम केदारनाथ में साफ सफाई का काम कर रही है। लेकिन एक बार फिर से बर्फ गिरने से प्रशासन की मुसीबतें बढ़ गई और अब फिर से धाम के सामने रास्तों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। इस अगर पूरे वीकेंड में हम देखें तो पहाड़ में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तराई में गर्मी से राहत पाने टूरिस्ट नैनीताल पहुंचे तो मौसम ने भी पर्यटकों का स्वागत किया। हल्की बारिश के दौरान नैनीताल में पर्यटकों के सुहावने मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए, तो वहीं देश भर से आए पर्यटकों ने झील में नाव की सवारी कर इन पलों का आनंद लिया। हालांकि इस दौरान पर्यटकों की भीड़ से नैनीताल में जाम की स्थिति बनी और कई पर्यटकों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। तो हम एंजॉय करने के लिए सिर्फ नैनीताल ही आते हैं, क्योंकि हर जगह से मतलब जो हमें सबसे बेस्ट लोकेशन लगती है वो हमें नैनीताल लगती है। नहीं, ये तो ऐसा लगा कि जैसे अमेजिंग, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था कि एकदम से बरसात हो जाएगी, तो बहुत अच्छा हमारे लिए बता नहीं सकते। बहुत अच्छा लगा आके, हम पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हमारा छोटा बीवी भी, उसको होपफुली अच्छा रहा। हम छोड़ के आए हैं होटल में, हमने बहुत एंजॉय किया। बीच में रिमझिम बारिश भी हुई तो मौसम का पूरा लुत्फ उठाया। हम राजस्थान से हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राई है, सूखापन है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा। इनिशियली लग रहा था हमें ड्राई है, बट बारिश पड़ी, उसके बाद ठंडक हो गई है मौसम में। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसान मेले का आयोजन किया, जिसमें राज्य भर के किसान पहुंचे। उन्हें उन्नत बीजों और आधुनिक कृषि यंत्रों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही वैज्ञानिक विधि से खेती करने के गुर बताए गए। इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव को भी किस तरह उन्नत बीजों से काम किया गया, इस पर भी समाधान निकालने की बात कही। वहीं मेले में कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। संस्थान का 100 वर्षों से भी अधिक पर्यावरण परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी हम देख रहे हैं, हर साल देख रहे हैं, लेकिन उससे सतर्क रहने की जरूरत है।
लेकिन उसे बहुत ज्यादा घबराने डरने की भी जरूरत नहीं है। चीजें हैं जैसे ब्रेड हो गए, मिर्ची हो गई, ये हम घर के उत्पाद करते हैं और बहुत ही अच्छा काफी बिक रहा है। ये लोग और भी ले रहे हैं। जैम, चटनी, अचार, जूस और हर्बल टी और हमारी एपन यूनिट भी है एक, उसमें हमने ये डायरिया है हमारी और फोल्डर हैं और दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।